आज हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यह टॉपिक पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का एक टॉपिक है। हमारे केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक यूनिट आती है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, उस पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में आता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी एटम की बात करें तो उस एटम में, किसी भी एटम की बात करें तो उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल होते हैं। तो हम ये कहें कि इस न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे को बॉन्डेड करके रखते हैं, उसको एक दूसरे को अट्रैक्शन करके रखते हैं, यानी आकर्षित करके रखते हैं। यानी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को, इस पूरे एटम में से, परमाणु में से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यानी एक लाइन में हम कहें तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो कन्वर्ट इनटू गैसियस कैटायन, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी हम कह सकते हैं कि किसी तत्व के एक आइसोलेटेड यानी विलगित गैसीय परमाणु में से, उसके बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो गैसियस कैटायन है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो गैसियस न्यूट्रल एटम है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। एक हम एग्जांपल लेते और समझते हैं। हमारे पास में कोई एटम है जो कि आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन में, इसने क्या किया, तो इसने कुछ एनर्जी को गेन किया। जैसे ही एनर्जी को गेन करेगा तो यह किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो वो उसकी भी स्टेट क्या होगी, गैसियस होगी। और ये क्या रिमूव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हमने एक एग्जांपल लिथियम लिया गैसियस स्टेट में। अब मैं इस लिथियम को कितनी एनर्जी दे दूं कि इसमें से आउटर मोस्ट का जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, तो मुझे कितनी एनर्जी देना पड़ेगी। मैंने दी एनर्जी 520.1 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी मैंने इस लिथियम को दी। तो ऐसी कंडीशन में लिथियम पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस आयनाइजेशन एनर्जी को जो यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है, तो एनर्जी की यूनिट किलो जूल पर मोल हो सकती है। आगे बात करें किलो कैलोरी पर मोल हो सकती है, या फिर एक और यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से कोई भी इसकी एक यूनिट हो सकती है। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, उसकी तरफ मैं चलता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मेरे पास में एनर्जी, तो ये किसके इक्वल होती है, तो ये 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो गई, 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल हो गई।
आगे चले तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 96.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? आप लोग इसको नोट डाउन कर ले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं लोग इसके ऊपर। अब हम कह रहे हैं कि हम कितनी एनर्जी दें जिसके कारण वो केटायन में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? केटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि ये एक, जब हम केटायन की बात करते हैं तो अब यहां पर बात होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई गैसियस एटम है। कौन सा एटम है? गैसियस एटम। यदि हम उसको कुछ एनर्जी दें, हमने क्या दी उसको? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और आयनाइजेशन एनर्जी में कह रहा हूं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसी कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और ये केटायन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलता हूं। यदि मैंने M प्लस लिया, वो भी गैसियस स्टेट में ले लिया, ठीक है, प्लस अब मुझे कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड देना पड़ेगी। किसमें कन्वर्ट हो गया? M2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां पर? 2 इलेक्ट्रॉन निकल। तीसरी कंडीशन की तरफ चले, हमने कहा हमने लिया M3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, क्या हो गया? सॉरी, M2 प्लस लिया गैसियस कंडीशन में और ये भी गैसियस कंडीशन में 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब हम कह रहे हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरीके से क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती रहती है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस की। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली बाहर निकल जाता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला वो क्या हो गया? इजीली बाहर निकल गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी हमें ज्यादा देना होगी। क्यों देना होगी? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की, अब हम ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन को तो निकालने के लिए क्या होती है? कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किंतु सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या होगी? थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देना होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? और ज्यादा देना पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो होती है वो वेरी हाई होती है इन कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और इन कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का एक कंपैरिजन हो गया। यदि मैं बात करूं यहां पर किसकी? एल्यूमिनियम की। इसकी जगह मैंने यहां पर लिख दिया एल्यूमिनियम। क्या लिख दिया? मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम की। अब जब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम को मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी, ठीक है। उसको कितनी एनर्जी देते हैं? तो यहां पर मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 138 किलो कैलोरी पर मोल मैंने एल्यूमिनियम को दी। तो ऐसी कंडीशन में ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी देना होगी 434 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी देना होगी? 434 किलो कैलोरी पर मोल देना होगी। किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकंड केटायन में कन्वर्ट हो गया। जब मुझे सेकंड केटायन से वापस आगे चलना है तो 646 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देना होगी, तब जाके ये एल्यूमिनियम थर्ड केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एल्यूमिनियम के एग्जांपल्स हम समझे कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है, सेकंड उससे लेस होती है और प्राइमरी उससे भी कम होती है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या रीजन है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? जब थर्ड आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसके रीजन की तरफ चलते हैं।
अब होता क्या है कि यहां पर हम लोग देखें तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्लियर है? अब जब हम कह रहे हैं कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, तो बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, यानी कि 2, 8 और 3। पहले वाले शेल में तो हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाले शेल में हो जाएंगे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को तो हम इजीली बाहर निकाल देंगे। अब हो गया कि जब इसको निकाल दिया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज था, यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वहां पर नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गए। तो उस कंडीशन में अगला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इससे जस्ट कितनी अप्रोक्सीमेट 3 गुना 3 टाइम्स एनर्जी ज्यादा देना होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी सब कुछ हमने निकाल दिया, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को तो निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसकी वैल्यू सक्सेसिवली इंक्रीज होती जाती है, यानी लगातार क्या होगी? बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो ये तो बात हमारी किसकी हुई? आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज होती है। अब हम इसके आगे चलते हैं। हमने पढ़ा अभी कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, और यह इसमें से इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकलता है, ये किस तरीके से इंक्रीज होती है और किस तरीके से डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश। अब ये न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफेक्ट करता है? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, उसकी तरफ चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और इन ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। यदि हम कहें कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको इंक्रीज कर दें, क्या कर दें? तो हम लोग यदि न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश को इंक्रीज कर दें, यानी कि बढ़ा दें, तो नाभिकीय आवेश को इंक्रीज करने यानी बढ़ाने पर क्या हो सकता है? तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज आप इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा क्या होगी? वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। हम एक एग्जांपल ले लें। हम ले कैल्शियम का, पोटेशियम और कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का होता है 20, पोटेशियम का 90 और कैल्शियम का 20। अब होता है क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहां से 90 से क्या हो गया? 20 हो गया। तो
तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैल्शियम का न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। जब ज्यादा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम के कंपेयर में क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। मतलब सॉरी, कैल्शियम की ज्यादा होती है और पोटेशियम की लेस हो जाती है। क्लियर है? तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर में चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। नेक्स्ट है सेकंड, एटॉमिक साइज, यानी कि नाभिक का आकार या इसको बोलते हैं परमाणु आकार, परमाणु का आकार। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। अब बात की जा रही है एटॉमिक साइज की, यानी एक लाइन की बात हो रही है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, जैसे हमने यहां पर बात करी इस एटॉमिक साइज की, क्लियर? अब आप देखेंगे यहां पर नंबर्स ऑफ शेल कितने हैं, 2 है। यहां पर नंबर्स ऑफ शेल कितना हो गए, 3 हो गए। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, क्या बोल रहा हूं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार यदि छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस होती है, कम होती है। तो वो एक दूसरे से इजीली बॉन्डेड होते हैं। और जैसे साइज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ गई तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, और जिसकी साइज स्मॉल होगी उसका इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलता है। क्लियर है? तो ये तो बात होती है हमारी किसकी, एटॉमिक साइज की। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो एटॉमिक साइज के बाद में आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं किसको? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की बात की जाएगी तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के ऊपर कितने और ऑर्बिटल्स रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। हिंदी में इसको कहा जाएगा आवरणी प्रभाव, या फिर और शुद्ध हिंदी कहे तो परिरक्षण प्रभाव। अब देखो क्या होता है, हम ये कहें कि न्यूक्लियस है, इसके पास जो शेल है उसका नाम एस दे देते हैं, उसके पास वाले को P, उसके पास वाले को D और उसके पास वाले को F। अब यहां पर S का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास होता है और इसको कौन कवर करके रखता है, तो S को P, D और F कवर करके रखते हैं। इसी प्रकार से P का स्क्रीनिंग इफेक्ट S के कंपेयर में तो कम होता है, किंतु D और F के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अब होता क्या है, यहां पर बात यह हो रही है कि जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट यानी कि आवरणी प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वह इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो इजीली बाहर नहीं निकलते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस व कोवैलेंट इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्क्रीन का कार्य करता है, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए इंटरनल इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अंदर के इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आयनन ऊर्जा का मान या आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी।
अब क्या हुआ कि एफ के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता, डी को निकालने के लिए थोड़ी एनर्जी ज्यादा देना होगी, टी को और ज्यादा और एस को ज्यादा। किंतु यदि मैं एक ही ग्रुप में बात करूं तो एक ही ग्रुप में बात की जाए तो ये सभी यदि एस हो, ये सभी क्या हो, सपोज एस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आउटर मोस्ट एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसको इजीली बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि नंबर्स ऑफ शेल जितने मैक्सिमम होंगे, हम कह रहे थे कि एक शेल होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 2 होने पर निकल सकता है, 3 होने पर आसानी से निकल जाएगा, 4 होने पर और इजीली, मतलब जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ शेल होंगे इलेक्ट्रॉन उतने इजीली क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं स्टिलिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है फोर्थ इफेक्ट को कहा जाता है पेनेट्रेशन इफेक्ट या एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब पेनेट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, हिंदी में बोले इसको बेधन प्रभाव। क्या बोलेंगे, बेधन प्रभाव। अब क्या होता है, पेनेट्रेटिंग भी बोलते हो, पेनेट्रेशन भी बोलते हैं, पेनेट्रेटिंग भी बोलते हैं, पेनेट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब क्या होता है, हम ये कहें कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करती है। यानी कि एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो हो जाती है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो यदि हम बात करें एस ऑर्बिटल, पी, डी व एफ ऑर्बिटल की कंपैरिजन की बात करें तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एस इलेक्ट्रॉन का निष्कासन जो करना होता है, आउटर मोस्ट शेल से एस इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना, निकालना पी, डी व एफ के कंपेयर में कठिन होता है। देखो कैसे होता है, हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, हमने कहा एस, पी, डी और एफ। एस किसके पास में, न्यूक्लियस के पास में, तो कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में, यानी कि उनका अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज्यादा। तो जब एस ऑर्बिटल में या एस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल पाता। पी की बात करें तो पी में इलेक्ट्रॉन एस के कंपेयर में तो इजीली बाहर निकल जाएगा, तो डी और एफ के कंपेयर में इजीली बाहर नहीं निकलेगा। और डी में जो इलेक्ट्रॉन है एस पी के कंपेयर में तो इजीली निकल जाएगा, पर एफ के कंपेयर में इजीली नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो ये तो होता है पेनेट्रेशन इफेक्ट, मतलब मुझे एस ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस किस को क्रॉस करना पड़ेगा, किसको भेदना पड़ेगा, तो ए, डी और पी इन सबको भेद कर पार करके मुझे एस के पास जाना पड़ेगा, और एस के पास जाकर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाऊंगा। तो एस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेयर टू पी, डी और एफ। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ के बाद में फिफ्थ पॉइंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेक्टर अफेक्टिंग का नेक्स्ट पॉइंट है आउटर मोस्ट, फिफ्थ पॉइंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का रोल प्ले करता है उसकी तरफ चलते हैं। यदि हम करें कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन,
इन सब इनर्ट गैसों के जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वह फुलफिल्ड होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक S2P6 होता है। इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होने के कारण, कंप्लीट होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलता है। इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनर्ट गैसों के जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वेरी हाई होती है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है। नेक्स्ट है हाफ फिल्डेड और फुल फिल्डेड शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो 6th पॉइंट है फुल फिल्डेड एंड हाफ फिल्डेड शेल। हिंदी में बोले तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, सॉरी फुल फिल्डेड मतलब पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षा। अब होता है क्या, जब किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फिल्डेड हो, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का क्या होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखिए 1s2 2s2 2p4। अब मैं बात कर रहा हूं फुल फिल्डेड की, लिख रहा हूं मैं फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। क्लियर है, इधर लिखें सॉरी 2p5, 1s2 2s2 2p6। हम लोग जानते हैं कि p सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं। और 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है। तो इस p सब शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं और इसकी हाफ कंडीशन जो होगी वो 3 होगी। तो हाफ फिल्डेड कंडीशन और फुल फिल्डेड कंडीशन दोनों अपने आप में स्टेबल होती है। इसलिए यहां पर देखें तो नाइट्रोजन में P में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में P में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपेयर में हाई होती है, यानी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है। यदि यहां पर कंपेयर करें तो फ्लोरीन में देखें और इसमें देखें तो नियॉन फुल फिल्डेड है, जबकि फ्लोरीन फुल फिल्डेड यानी पूर्ण पूरित नहीं है। तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन के कंपेयर में कम हो जाती है। क्लियर है, तो ये तो बात हमारी क्या हुई, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की। क्लियर है। इसके बाद एक और होता है नेट चार्ज ऑफ एन एटम। नेट चार्ज क्या होता है कि उस एटम पर टोटल चार्ज कितना है। जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमने फैक्टर अफेक्टिंग में कितने पॉइंट पढ़े, हम लोगों ने 7 पॉइंट की बात करी। पहला था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। एटॉमिक साइज बिग होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, एटॉमिक साइज स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है स्कैनिंग इफेक्ट, जिसका स्कैनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलता है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। फोर्थ इफेक्ट था पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जिसका ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी उसी की ज्यादा हो जाती है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीटली फिल्डेड होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। नेक्स्ट था हाफ फिल्डेड और फुल फिल्डेड, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। और लास्ट था नेट चार्ज ऑन एन एटम और आयन, परमाणु या आयन पर कुल आवेश, यानी परमाणु या आयन पर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़े फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल।
आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा या आयनन विभव की क्या प्रवृत्ति होती है, यानी क्या ट्रेंड्स चलता है। तो हम जब भी पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से ट्रेंड्स होते हैं। एक तो ट्रेंड्स होता है किसका, तो एक ट्रेंड होता है पीरियड्स का और दूसरा ट्रेंड होता है ग्रुप्स का। आवर्त सारणी में दो तरीके से ट्रेंड्स होते हैं, पहला होता है पीरियड का, दूसरा होता है ग्रुप का। यानी एक तो आवर्त की बात होगी और एक समूह की बात होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीरियड्स यानी कि आवर्त की। जब पीरियोडिक टेबल में किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड की यानी आवर्त की बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम कहां चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो हम लोग बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं। किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल में। तो जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो डेफिनेटली आयनन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लग जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लग जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ में उसकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या हो रहा है, बात हो रही है इसकी नाभिकीय आवेश की, यानी कि जिसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो परमाणु की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब पीरियड्स में यानी आवर्त में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है। इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कर सकते हैं, इजीली बाहर नहीं आ सकता है। अब हम यहां पर पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जब मैं यहां पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूंगा तो आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर सॉरी ग्राफ नहीं, एक टेबल दिखाई दे रही है। उस टेबल में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब टेबल क्या दिखाई दे रही है, उस टेबल की तरफ चल रहा हूं मैं। टेबल में दिखाई दे रहा एलिमेंट कौन से दिए हुए, लिथियम, बेरियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एटॉमिक नंबर हम जानते हैं इनके क्या होते हैं, 3 to 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, साइज ऑफ डेप्थ दिया और आयनाइजेशन एनर्जी दी है किलो जूल पर मोल में। इसके अंदर आप देखेंगे तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 521 होती है, बेरिलियम की 899 होती है, बोरान की 801 होती है, कार्बन की 1086 होती है, नाइट्रोजन की 1402 होती है। यानी कहने का मतलब है कि आप फ्लोरीन और नियोन तक जाएंगे 2086 नियोन की होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट यानी लिथियम से नियोन की तरफ जाते हैं तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है। क्लियर है। तो आपने ये किसके अंदर देखा, इस टेबल के अंदर देखा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम इस ट्रेंड के आधार पर कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जो हम लोगों ने ट्रेंड देखा ना, उस ट्रेंड के बेसिस पर कुछ एग्जांपल समझते हैं और यहां पर इन एग्जांपल्स में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, उनको हम लोग देखते हैं। अब हम क्या करें कि पहले आता है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, फिर आता है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बेरियम। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बेरिलियम और लिथियम की कंपेयर करें तो बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, जबकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक होता है क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है,
और पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि लिथियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। मतलब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो फुलफिल्ड है, इससे डेफिनेटली बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इसमें हम लोगों ने कहा कि ये फुल फिल्डेड है और ये हाफ फिल्डेड है, मतलब इसमें पूर्ण पूरित है सभी इलेक्ट्रॉन। दूसरी हमने कंडीशन क्या देखी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम का क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे चलो, दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं अब, बेरिलियम और बोरान का कंपैरिजन करता हूं। किसका कर रहा हूं, बेरिलियम और बोरान का कंपैरिजन करते हैं। तो अब मैं यहां से हटाऊं और मैं आ गया बोरान के पास। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहां पर बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और बोरान की उससे भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब बेरिलियम से ज्यादा किसकी होना चाहिए, बोरान की। जबकि यहां पर बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये कम क्यों होती है उसको भी हम समझते हैं। यहां देखें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 899 होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 801 होती है, जो कि हमने अभी टेबल पे बताई थी। यूनिट क्या लिखी थी, किलोजूल पर मोल। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एस क्या है, फुल फिल्डेड है, यहां पर क्या है, पी में फुल फिल्डेड नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं कि एस फुल फिल्डेड यानी पूर्ण पूरित हो जाता है, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरान के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है, हाई होती है, और बोरान की क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। क्लियर है। एक और मैं कंपैरिजन करता हूं कार्बन और बोरान का। अब कार्बन और बोरान की बात करें, जिसके बाद आता हूं मैं कार्बन का। कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो यहां पर 2p2 हो गया। जब 2p2 हुआ इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कार्बन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, 1086 किलोजूल पर मोल हो गई, यानी बोरान के कंपेयर में ज्यादा हो गया। ठीक। अब मैं चल रहा हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर कर रहा हूं, हमने इससे पहले भी उसका कंपैरिजन कर लिया। अब बात किसकी हो रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर किया जाए। यहां पर हम लोग देखें, आप लोगों ने टेबल में देखा होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। ये हाफ फिल्डेड है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है, तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी 1402 किलोजूल पर मोल, जबकि ऑक्सीजन का उसके कंपेयर में लो यानी कि 13.4 किलोजूल पर मोल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन हाफ फिल्डेड कंडीशन में यानी कि अर्धपूरित अवस्था में है, जबकि ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, पूर्ण पूरित अवस्था में यानी कि फुल फिल्डेड कंडीशन में पाया जाता है। क्लियर है। तो इसलिए यहां पर ये हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ा कि इनके आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं, पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे बीच में डिक्रीज हो जाते हैं। यहां पर देखें तो नाइट्रोजन बढ़ गया, जबकि ऑक्सीजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया यानी कि घट जाता है। तो ये तो बात करी हमने किसकी, पीरियड्स की। अब बात कर रहे हम लोग किसकी, ग्रुप्स की बात करेंगे। तो इसके तरफ हम लोग चल रहे हैं। वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स यानी कि समूह में परिवर्तन।
अब समूह में परिवर्तन कैसे होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में कहा चल रहे हैं तो ग्रुप में हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? टॉप पर तो ज्यादा होगी, जबकि डाउन पर जाने के बाद में कम हो जाती है। तो आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, क्योंकि एक ही ग्रुप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा? तो एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब हम इसको समझते हैं कैसे? जैसे बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 ऐसे कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे इनको समझें कि क्या हो सकता है। इसमें देखें तो 21, इसमें 281, इसमें देखें तो 2881। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो नंबर्स ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यानी मैं पहले वाले की बात करूं तो ये मैंने बनाया लिथियम, नंबर ऑफ शेल कितने हैं? देखो 2। दूसरा बना रहा हूं मैं सोडियम, नंबर्स ऑफ शेल कितने हो गए? 1 2 3। मैं आ गया हूं पोटेशियम की तरफ, नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 4। तो जब नंबर्स ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो पहले में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं आएगा। दूसरे के अंदर इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इसलिए लिथियम के कंपेयर में ये इजीली बाहर आ जाएगा। जब मैं पोटेशियम के पास गया तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस और बढ़ गई, तो ये और इजीली बाहर आ जाता है। जब मैं रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम की तरफ चलूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा? तो उस स्थिति में ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से बाहर की तरफ आ जाता है। क्लियर है? तो ये बात हमारी क्या हुई? वेरिएशंस अलोंग ग्रुप्स में किस तरीके से वेरिएशंस होता है, इसको मैं एक टेबल के द्वारा आपको बता रहा हूं। एक टेबल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। क्लियर है? उस टेबल में आप देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दिया हुआ है। अब हम ग्रुप में जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं उसमें हमने कहा है कि जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम, इसको देखें तो इनके एटॉमिक नंबर आपको टेबल में दिखाई दे रहे हैं 1, 3, 11, 19, 37 और 55। आप देखेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिख रहा है 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 18, 8, 1। साइज ऑफ एटम देखें तो नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे आप लोग तो क्या हो रहा है कि नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। यानी लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा यानी कि 1312 होती है, उसके बाद हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा 1312 होती है, लिथियम की 520 होती है, सोडियम की 495 किलो जूल पर मोल होती है, उसके बाद में रुबिडियम और सीजियम की 376 किलो जूल पर मोल होती है। यानी हमारा जो ट्रेंड कहता है कि किसी ग्रुप में, किसी फिक्स्ड ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये जो बात है ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमारा टेबल और हमारा ग्रुप जो होता है वो स्पष्ट करता है। आगे चलते हम लोग
इस टेबल से निकलकर अब हम आगे चल रहे हैं और हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है एप्लीकेशन इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर, यानी रासायनिक व्यवहार की व्याख्या करने में अनुप्रयोग, यानी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का एप्लीकेशन क्या क्या है। आपको बोर्ड पे 5 एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। पहली रिएक्टिविटी, दूसरा रिड्यूसिंग नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग केटायन, एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल बिहेवियर्स होता है, किंतु ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल बिहेवियर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी क्या होती है, तो एक बात ध्यान रखें, क्या है कि जिस भी एलिमेंट की, रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, जिस भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो, लो हो, वे एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो इजीली होती है। यानी कि अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव है, जबकि इनर्ट गैस लेस रिएक्टिव या नॉट रिएक्टिव। क्लियर है? तो इसका कारण क्या है कि जिन भी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू जीरो ग्रुप के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी लो। सेकंड आपको दिखाई दे रहा मेटेलिक नेचर है, मेटेलिक बिहेवियर। अब सॉरी, सेकंड है रिड्यूसिंग नेचर यानी अपचायक प्रकृति। अब रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, तो हम कह रहे हैं कि जिन भी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यानी कि क्या करें, आयनाइजेशन एनर्जी लो होने पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि वो प्रबल अपचायक हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आ जाती है। क्लियर है? तो जिन भी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। थर्ड जो केमिकल बिहेवियर प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि धात्विक गुण। ध्यान रखना, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक बिहेवियर को शो करेगी। यानी कि लेस आयनाइजेशन एनर्जी शोज मोर मेटेलिक इन नेचर। इसलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में होता ज्यादा और राइट साइड में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर? तो ये होता है मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो मेटेलिक बिहेवियर को शो करते हैं। इसके फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट मेटेलिक नेचर के होते हैं, सेकंड ए ग्रुप के लेस मेटेलिक होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप, और बाद में बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली ये मेटेलिक बिहेवियर शो नहीं करती है, क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग केटायन, धन आयन बनने की प्रवृत्ति। अब क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको लेकर, आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर। तो यदि आयनाइजेशन एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा, केटायन में। जैसे हमने लिखा Na प्लस एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकता है, बाहर निकालेगा तो हम क्या करें, यहां देखेंगे तो 281 और यहां पर हो गया 28, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मतलब Na की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। सेकंड इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि इसकी आयनाइजेशन, यदि अपन इलेक्ट्रॉन निकालने की यदि कोशिश भी करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें क्या होगी, देना होगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ Na प्लस ही रहेगा और वो Na2 प्लस नहीं बन सकता। इसलिए हम देखते हैं कि NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता है। क्लियर है? इसी तरीके से हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली दे देता है,
क्लियर है? और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन जब वो देगा तो थोड़ी सी एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वो Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी स्टेबल कंडीशन कौन सी? Mg2+। इसलिए MgCl ना होते हुए MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि Mg2+ इज स्टेबल इन कंपेयर टू Mg+। इसलिए MgCl जो होता है वो नेचर में नहीं होता है, सिर्फ MgCl2 होता है। नेक्स्ट है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एलिमेंट्स। और हाइड्रोक्साइड एलिमेंट का क्या बात की जा रही है? उसकी बात की जा रही है उनके नेचर की। अब देखो कैसे, मैंने एक कंपाउंड लिया NaOH, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था? देखेंगे OH नेगेटिव। एक और मैंने कंपाउंड लिया HNO3, यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं HONO3 लिख सकता हूं, सॉरी HONO2 इसको लिखा जा सकता है। अब हम कहेंगे कि दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी पहला वाला एसिडिक बिहेवियर शो कर, सॉरी पहला वाला बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, जबकि दूसरा वाला एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो मेन रीजन क्या, उसकी तरफ चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर Na एक मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है, कम होती है। और यहां पर आप देखेंगे तो OH नेगेटिव तो निकला है, पर जो नाइट्रोजन जो यहां पर जुड़ा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसका नेचर क्या हो गया? वो अपने आप को एसिडिक नेचर की तरफ ले गया, और दूसरा अपने आप को बेसिक नेचर की तरफ ले जाता है। क्लियर है? तो ये भी हम आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं सोडियम से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने पढ़े एप्लीकेशंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर, यानी रासायनिक व्यवहार की व्याख्या करने में अनुप्रयोग। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जो ये लेक्चर आप लोग देखते हैं कितना आपको पसंद आता है। यदि पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकॉन दबा हुआ है उसको आप प्रेस करिए ताकि आपको हमारे हर नया वीडियो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।